दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्यारी होने वाली है। तो चलते हैं आज की अपनी कहानी पर। कहानी का नाम है रिश्तों की कसौटी, जिसमें सुरभि नाम की लड़की होती है। तो देखते हैं क्या हुआ था सुरभि को। कहानी शुरू करते हैं। अंकल, मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है क्या? माँ के कमरे से डॉक्टर को निकलते देख सुरभि ने पूछा। पापा से जल्दी ही लौट आने को कहो। मालती जी को इस समय तुम भी साथ चाहिए, डॉक्टर आशुतोष ने सुरभि की बातों को अनसुना करते हुए कहा। डॉक्टर आशुतोष के जाने के बाद सुरभि थकी हारी सी लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। 2 साल पहले ही पता चला था कि माँ को कैंसर है। डॉक्टर ने एक तरह से उनको जीने की अवधि तय कर दी थी। पापा ने भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ को लेकर 3-4 बार अमेरिका भी आए थे। अब वही डॉक्टर के निर्देशानुसार मुंबई के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। अब तो माँ ने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। दीदी, चाय। कमों की आवाज़ से सुरभि अपने ख्यालों से वापस लौटी। मम्मी के कमरे में चाय ले चलो, मैं वहीं आ रही हूँ, उसने जवाब दिया और आंखें मूंद ली। सुरभि इस समय एक अजीब सी परेशानी में फंसकर गहरे दुख में घिरी हुई थी। वह अपने पति शिवम को जर्मनी के लिए विदा कर अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर माँ के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। 2 दिन पहले स्टोर रूम की सफाई करते समय माँ की एक पुरानी डायरी सुरभि के हाथ लगी थी, जिनके पन्नों में उसे माँ के दर्द परिचित कराया। ऊपर आ जाओ दीदी, कमों की आवाज़ से उसे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। सुरभि ने माँ के साथ चाय पी और हर बात की तरह उनके साथ ढेरों बातें की। इस बार सुरभि के अंदर की उथल पुथल को मालती नहीं जान पाई थी। सुरभि चाय पीते पीते माँ के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उसने सल्च हंसी के पीछे वह दुख, जिसे सुरभि ने हमेशा ही माँ की बीमारी का हिस्सा समझा था, उसका राज तो उसे 2 दिन पहले ही पता चला। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर माँ को इंजेक्शन लगाया और आराम करने को कहा तो सुरभि भी नीचे कमरे में आ गई। रह रहकर सुरभि का मन उसे कोस रहा था। कितना गर्व था उसे अपने वह माता पिता के रिश्तों पर, जहाँ कुछ भी गोपनीय न था। सुरभि के बचपन से लेकर आज तक उनकी सभी परेशानियों का हल उसकी माँ ने ही किया था, चाहे वह परीक्षाओं में पेपर की तैयारी करने की हो या किसी लड़के की दोस्ती की। सभी विषयों पर मालती ने एक अच्छे मित्र की तरह उसका मार्गदर्शन किया और जीवन को उसे उसी तरह से जीने की पूरी आज़ादी दी। उसकी मित्र मंडली को उन मोंटी के इस क्षेत्र में रिश्ते से ईर्ष्या होती थी। अपनी बीमारी का पता चलते ही मालती को सुरभि की शादी की जल्दी पड़ गई, परंतु उन्हें इस बात के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। परेश के व्यापारिक मित्र व जाने माने उद्योगपति ईश्वरनाथ के बेटे शिवम का रिश्ता जब सुरभि के लिए आया तो मालती ने चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। सुरभि ने शादी के बाद अपनी जर्नलिज्म का कोर्स पूरा किया। दीदी, माँ जी खाने का आप इंतजार कर रही हैं, कम्मो ने कमरे के अंदर झांकते हुए कहा। खाना खाते समय भी सुरभि का मन माँ से बराबर खुलकर बातें करने को कर रहा था, मगर वह चुप ही रही। माँ को दबा देकर सुरभि अपने कमरे में चली आई। कितनी गलत थी मैं, कितना नाज था मुझे अपनी माँ की दोस्ती पर, मगर दोस्ती तो हमेशा माँ ने ही निभाई। मैंने आज तक उनके लिए क्या किया? लेकिन इसमें शायद थोड़ा बहुत कसूर हमारी संस्कृति का भी है, जिसने नवीनता की चादर ओढ़ते हुए समाज की इतनी आज़ादी दे दी कि माँ चाहे तो अपने बच्चों की राजदर बन सकती है, मगर संतान हमेशा संतान ही रहेगी। उन्हें माता पिता के अतीत में झांकने का कोई हक नहीं। आज सुरभि अपने आप से ही सब कुछ कह सुन रही थी। हमारी संस्कृति क्या किसी विवाहिता को यह इजाज़त देती है कि वह अपनी पुरानी गोपनीय बातें या प्रेम प्रसंग की चर्चा अपने पति या बच्चे से करे? यदि ऐसा हुआ तो तुरंत उसे ही चरित्रहीन करार दे दिया जाएगा। हाँ, यह बात अलग है कि वह अपने पति के अतीत को जानकर भी चुप रह सकती है और बच्चे के बिगड़ने चाल चलन को भी सबसे छिपा कर रख सकती है। सुरभि का हृदय आज तर्क पर तर्क दे रहा था और उसका दिमाग खामोशी से सुन रहा था। सुरभि सोच सोच कर जब बहुत परेशान हो गई तो उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। माँ की वह डायरी पढ़कर सुरभि तड़प कर रह गई, यह सोचकर कि जिन्होंने अपनी सारी उम्र इस घर को, उसके जीवन को संजोने संवारने में लगा दी, जो हमेशा एक अच्छी पत्नी, माँ और उससे भी ऊपर एक मित्र बनकर उसके साथ रही, उस मित्र के मन का कोना भी गहरे दुख और अपमान की आग में झुलस रहा था। उस डायरी से ही सुरभि को पता चला कि उसकी माँ यानी मालती की एमएससी करते ही सगाई हो गई थी। मालती के पिता ने एक उद्योगपति घराने में बेटी का रिश्ता पक्का किया था। लड़के का नाम अमित साहनी था। ऊंचा कदकाठी, गोरा रंग, रौबदार व्यक्तित्व का मालिक था। अमित मालती पहली नज़र में ही अमित को दिल दे बैठी थी। शादी अगले साल होनी थी, इसीलिए मालती ने पीएचडी करने की सोची तो अमित ने भी हाँ भी कर दी। अमित का परिवार दिल्ली में था।
फिर भी वह साप्ताहिक मालती से मिलने आगरा चला आता, मगर ठहरता गेस्ट हाउस में ही था। उनकी इन मुलाकातों में परिवार की रजामंदी भी शामिल थी, इसीलिए उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। पर मालती ने इस प्यार को एक सीमा रेखा में बांधे रखा, जिसे अमित ने कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। मालती की परवरिश उनके पिता, बुआ व दादाजी ने की थी। उनकी माँ तो 2 साल की उम्र में ही उन्हें छोड़कर मुंबई चली गई थी। उसके बाद किसी ने माँ की खोज खबर नहीं ली। मालती को भी माँ के बारे में कुछ भी पूछने की इजाज़त नहीं थी। बुआ जी के प्यार ने उन्हें कभी माँ की याद नहीं आने दी। बड़ी होने पर मालती ने स्वयं से जी भर एक अच्छी और आदर्श पत्नी व माँ बनकर रहने का वादा किया था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया। उनकी शादी से पहले की दिवाली आई। मालती के ससुराल वालों की ओर से ढेरों उपहार खुद अमित लेकर आया था। अमित ने अपनी तरफ से मालती को रत्न जड़ित सोने की अंगूठी दी कि इतना इतरा रही थी कि मालती अपने आप पर। बदले में पिताजी ने भी अमित को अपने स्नेह और शगुन से सिर से पांव तक तौल दिया। दोपहर के खाने के बाद बाबूजी के साथ घर के सामने वाले बगीचे में अमित और मालती बैठे गपशप कर रहे थे। इतने में उनके चौकीदार ने एक बड़ा सा पैकेट और रसीद लाकर बाबूजी को थमा दी। रसीद पर नजर पड़ते ही बुआ जी खींचती हुई बोली, 2 महीने पहले कुछ पुराने एल्बम दिए थे, अब जाकर स्टूडियो वालों को इन्हें चमका कर भेजने की याद आई और पैसे लेने के घर के अंदर चली गई। लो अमित, तब तक हमारे घर की कुछ पुरानी यादों में तुम भी शामिल हो जाओ, कहकर मालती ने एक एल्बम अंतिम अमित की ओर बढ़ा दिया और खुद तेज देखने लगी। संयोग से मालती के बचपन की फोटो वाला एल्बम अमित के हाथों लगा था, जिसमें हर एक तस्वीर को देखकर वह मालती को चिढ़ा रहा था। जिस अचानक एक तस्वीर पर जाकर उसकी नज़र ठहर गई। यह कौन है मालती, जिसकी गोद में तुम बैठी हो? अमित जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। यह मेरी माँ है। तुम्हें तो पता ही है कि ये हमारे साथ नहीं रहती, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम इन्हें जानते हो? मालती ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, अमित ने कहा। ये हम सबको छोड़कर बरसों पहले मुंबई चली गई थी। यह स्वर बुआ जी का था। बात वही खत्म हो गई थी। शाम को अमित सबसे विदा लेकर दिल्ली चला गया। इतना पढ़ने के बाद भी सुरभि ने देखा कि डायरी के कई पन्ने खाली थे, जैसे उदास हो। फिर अचानक एक दिन अमित साहनी के पिता का माफी भरा फोन आया कि यह शादी नहीं हो सकती। सभी को जैसे सांप सूंघ गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। अमित 2 सप्ताह के लिए बिजनेस का बहाना कर जापान चला गया। इधर उधर की खूब बातें हुई, पर बात वहीं की वहीं रही। एक तरफ अमित के घर वाले जहाँ शर्मिंदा थे, वहीं दूसरी तरफ मालती के घर वाले क्रोध व अपमानित। लाख चाह कर भी मालती अमित से संपर्क न बना पाई और न ही इस धोखे का कारण जान पाई। जंगसाई ने पिता को तोड़ डाला। 5 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, फिर चल बसे। मालती के लिए यह दूसरा सबसे बड़ा आघात था। उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। बुआ जी ने फिर से मालती को अपने आंचल में समेट लिया। समय बीतता रहा। इस सदमे से उबरने में उसे 2 साल लग गए तो उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। बाबूजी ने उन्हें अपना वास्ता देकर अमित साहनी जैसे ही मुंबई के जाने माने उद्योगपति के बेटे परेश से उसका विवाह कर दिया। अब मालती अपना अतीत अपने दिल के एक कोने में दबाकर वर्तमान में जीने लगी। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। परेश ने उन्हें सब कुछ दिया, प्यार, सम्मान, धन और सुरभि। सभी सुखों के साथ जीते हुए भी जब तब मालती अपनी उस पुरानी टीच को बूंद बूंद कर डायरी के पन्नों पर लिखती थी।